Hello dear students, in our last lecture we have discussed NTA paper 84 part 1 from question number 1 to question number 21. Today we will discuss from question number 22 to question number 45. So let's start. Question number 22 is PB and SN are extracted from their chief ore by. तो आपको बताना है पीबी और एसन जो है अपने प्रिंसिपल ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं. कार्बन रिडक्शन, सेल्फ एंड कार्बन रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेल्फ रिडक्शन एंड सेल्फ रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस. सो स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल ओर ऑफ पीबी इज गेलेना, दैट इज पीबीएस. सो फर्स्ट पीबीएस इज कन्वर्टेड इनटू पीबीओ plus sulfur will form SO2. Now PbO is reduced by PbS and it will form Pb plus SO2. Pb plus SO2. So this is self reduction method. Then chief ore of SN. Then tin का important ore क्या है? तो टिन का ओर है SnO2. दिस इज कैसेटेराइट. नाउ इसको अगर हमें रिड्यूस करना है सो इट विल बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन. सो इट विल फॉर्म Sn प्लस ट्वाइस C. सो PbS will be self reduced and SnO2 is reduced by carbon. So correct answer will be Pb के लिए self reduction and Sn के लिए carbon reduction. So correct answer is second. So next question is question number 23. Chlorination of toluene in presence of light and heat followed by treatment with aqueous KOH gives, and chlorine is in excess. So students note here, light and heat. Light and heat supports to free radical substitution. जब भी आपको क्वेश्चन में लाइट और हीट दिया हुआ हो तो मैकेनिज्म क्या रहेगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. नाउ टोलुइन इज मिथाइल बेंजीन. टोलुइन रिएक्ट्स विद क्लोरीन. Cl2 आपका एक्सेस में, तो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास 3 है, तो हम क्या करते? टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन से कराओ, क्लोरीन एक्सेस में है, तो तीनों के तीनों H क्या होंगे? Cl से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये HCl तो एलिमिनेट हो जाएगा. सो आवर कंपाउंड विल बी बेंजो ट्राइक्लोराइड. बेंजीन पे कार्बन, बेंजो एंड ट्राइक्लोराइड. नाउ व्हाट टू डू? फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH. अब एक्वस KOH तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. OH माइनस क्या करेगा? Cl को रिप्लेस करेगा. आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 times KOH. So 3 KCl eliminated and you will find compound like this: benzene, C, OH, OH, OH. Now what to do? जब आप इसका कंपाउंड बनाएंगे तो एक कार्बन पे वैसे भी 3 OH स्टेबल नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है? यहां से वाटर एलिमिनेट करना है. Then you will find benzene, then COOH. So answer is benzoic acid. So benzoic acid answer is benzoic acid. So correct answer is fourth. Next question number 24. Which of the following coordinate complexes is an exception to EAN rule? So students, EAN is effective atomic number rule. अब रूल क्या कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर बन जाता है उसके बाद में जो आपका सेंट्रल एटम है, लाइक प्लैटिनम, आयरन, जिंक और कॉपर, इसका कोऑर्डिनेट, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए. कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल माना जाएगा. अब इन सब में आपको क्या करना है? प्लैटिनम, आयरन, जिंक और कॉपर, इन सब का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड कर लो. अगर इनर्ट गैस के इक्वल आ जाता है तो ओके, और नहीं आता मींस एक्सेप्शन है.
अब इनर्ट गैसेस आपको लर्न है, इनर्ट गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। अब बच्चों यहां डिफरेंस होता है 32, हमेशा आपको नीचे से ही चलना है। आफ्टर दैट 18, अगेन 18, देन 8 एंड 8। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? दिस इज 2। सो हीलियम 2, नियॉन 10, देन 18, 36, 54 एंड यू विल फाइंड 86। तो अगर इन एलिमेंट्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनसे मैच करता है तो ओके, अदरवाइज दे आर एक्सेप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्लैटिनम। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला आपको याद, आपको क्या करना है? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। अब एक लिगेंड है तो एक पेयर डोनेट करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फर्स्ट प्लैटिनम में हम फाइंड कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ प्लैटिनम इज 78, माइनस अमोनिया न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो 78 माइनस 4 एंड अमोनिया 6 अमोनिया है, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक पेयर डोनेट करेगा, तो 6 अमोनिया मींस 12 इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड हियर। सो 78 minus 4, 74, then it will be 86. So ये तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। सेकेंड में चलते हैं हम Fe। Fe का एटॉमिक नंबर है 26। सो 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन को आप क्या कर लो, X मान लो, साइनाइड -1, 6 साइनाइड है तो -6 इक्वल्स टू -4। सो हियर X इक्वल्स टू +2। तो यहां पे Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। तो 26 -2 प्लस लीगेंड्स आर 6, डोनेशन में इलेक्ट्रॉन आएंगे 12। तो 26 -2, 24 प्लस 12, 36। तो 36 क्रिप्टन फॉलो कर रहा है, प्लैटिनम 86, रेडॉन ये भी फॉलो कर रहा है। थर्ड ऑप्शन जिंक, तो एटॉमिक नंबर 30 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट देखो अमोनिया न्यूट्रल, चार्ज 2 है तो -2 प्लस एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 अमोनिया है, 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाएंगे। देन 30 -2, 28 प्लस 8 इट विल बी 36। अब ये भी फॉलो कर रहे हैं, यानी आंसर आपका 4th होना चाहिए। एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन में 8 आएंगे। तो 29 -2, 27 प्लस 8, 35। सो 35 पे कोई इनर्ट गैस हमारे पास नहीं है। सो एक्सेप्शन इज 4th कॉम्प्लेक्स एंड करेक्ट आंसर इज 4th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड with unit cell dimension A equals to 0.388, B equals to 0.388 and C equals to 0.506 means A equals to B not equals to C. Then alpha beta 90 degree, okay, alpha beta 90 degree and gamma is 120 degree. सो स्टूडेंट्स एक ही क्रिस्टल सिस्टम ऐसा है जहां एक एंगल आपका 120 डिग्री होता है और वो सिस्टम आपके पास क्या है, हेक्सागोनल सिस्टम लाइक दिस। तो अगर आप देखेंगे ये जो सिस्टम है इस तरह से, यहां आपका ये एंगल जो आएगा ये आएगा 120 डिग्री, ग्रेफाइट है ना। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस कंडीशन इज हेक्सागोनल सिस्टम। Question number 26, number of isomers including stereo means include optical geometrical for the compound with molecular formula C2BrClFi। तो स्टूडेंट्स Br एक एटम है, Cl भी एक एटम हो गया, F और I मतलब C2 4 एटम एक्स्ट्रा लाइक C2H4 मीन्स एल्कीन से मिलता जुलता फॉर्मूला। अब एल्कीन मीन्स C डबल बॉन्ड C,
देन Br एंड Cl, तो हमने क्या किया, यहां Br लगा दिया, यहां Cl, नाउ हियर F एंड I, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल एंड वी कैन से EZ, तो इसमें एक कंपाउंड क्या होगा, E बनेगा, एक कंपाउंड क्या बनेगा, Z, यानी यहां आइसोमर्स आ गए 2। अब हम क्या कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, Cl को हम रहने देते, यहां Cl का कॉम्बिनेशन Br के साथ था, अब Cl का कॉम्बिनेशन F के साथ बना लेते, और ये आपका हो गया Br एंड I। दिस इज ऑल्सो शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी इधर एक E भी बन जाएगा और एक Z भी बन जाएगा, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है 2 आइसोमर्स। देन Cl को हमने फिर फिक्स रखा, इस बार हमने Cl का कॉम्बिनेशन Br के साथ हो गया, F के साथ हो गया, नाउ Cl का कॉम्बिनेशन हमने बनाया I के साथ, और यहां क्या हो जाएगा, एक Br और एक F। अब भी देखो यहां पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, देन वन फॉर्म इज E, अनदर इज Z, EZ like cis trans, antizin and gypsamin, so 2 + 2 + 2, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, सो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी 6। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 27, द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्केली मेटल फ्लोराइड इन वाटर इज। सो स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर एल्केली मेटल फ्लोराइड यानी कि हैलाइड, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर के लिए आपके पास 2 टाइप्स की एनर्जीज है, वन इज लैटिस एंथैल्पी, अनदर इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। नाउ लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी यूज कब करना है, तो अगर हमारे पास लो चार्ज डेंसिटी का केस है, लो चार्ज डेंसिटी का केस है, सो सॉल्युबिलिटी विल बी गिवन बाय लैटिस एंथैल्पी, लाइक हैलाइड है तो लो चार्ज डेंसिटी। अगर आपके पास हाई चार्ज डेंसिटी का केस है, लाइक कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, तो आंसर विल बी डिसाइडेड फ्रॉम हाइड्रेशन एंथैल्पी। नाउ हमारे पास तो फ्लोराइड से मींस लो चार्ज डेंसिटी का केस है, तो लैटिस एंथैल्पी से आंसर देना है। नाउ लैटिस एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ग्रेटर द डिस्टेंस लेसर विल बी लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो बच्चों लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस को बांध के रखने वाली एनर्जी, तो लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है, और लैटिस एंथैल्पी कम है मतलब लैटिस खुल जाएगा, आयंस फ्री हो जाएंगे, तो आयंस फ्री हो जाएंगे तो सॉल्युबल भी हो जाएगा। सो लैटिस एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब हमारे पास जो केस है उसमें फ्लोरीन फ्लोरीन तो कॉमन है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, ऑर्डर जो है वो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम। अब बच्चों लिथियम से एटॉमिक साइज ज्यादा है सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, तो यहां आर केटायन और आर एनायन क्या है, मैक्सिमम, यानी लैटिस एंथैल्पी क्या है, मिनिमम, एंड लैटिस एंथैल्पी मिनिमम मींस सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। तो हमें ऐसा आंसर सर्च करना है जहां रुबीडियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम और लिथियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या हो, मिनिमम, तो रुबीडियम मैक्सिमम और लिथियम मिनिमम, तो लिथियम आफ्टर दैट सोडियम पोटेशियम और रुबीडियम, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। So next question is question number 28. Food preservatives prevent spoilage of food due to microbial growth. The most commonly used food preservative are. तो बच्चों वेजिटेबल ऑयल, आपको पता है घर में जो अचार बनाते हैं उसको ऑयल में डिप करके रखते हैं, ऑयल इज वेरी गुड फूड प्रिजर्वेटिव, तो ऑयल तो है ही। सोडियम बेंजोएट, तो जेम्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जूस है, आप उनके पीछे पैकिंग पे पढ़ो, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा सोडियम बेंजोएट, दिस इज वेरी गुड फूड प्रिजर्वेटिव। नाउ सोडियम बेंजोएट, तो ये भी तो सोडियम बेंजोएट है, तो अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो ये तो है। देन टेबल सॉल्ट एंड शुगर, आपको पता है कि क्या बोलते हैं हम, चाशनी जिसे बोलते हैं, शुगर सिरप है ना, स्वीट्स को क्या करते हैं शुगर सिरप में डुबो के रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, प्रिजर्व रहे। टेबल सॉल्ट गुड फूड प्रिजर्वेटिव, सो आंसर इज ऑल आर फूड प्रिजर्वेटिव, फोर्थ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, identify the pollutant gases largely responsible
फॉर द डिसकलर्ड एंड लस्टरलेस नेचर ऑफ मार्बल ऑफ द ताजमहल? तो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. सो ऐसी गैसेस आपको ढूंढनी है जो ताजमहल के लस्टरलेस के लिए, जो उसका कलर जो है वो व्हाइट से येलो हो रहा है और थोड़ा सा डिसकलर्ड हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपको पता है एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, तो वो कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता. नाउ SO2 एंड ओजोन, तो ओजोन लेयर में डिप्लेशन है, इसलिए हमें प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं ओजोन लेयर बनी रहे, तो ये कोई पॉल्यूटेंट है नहीं. नाउ CO2 एंड NO2, तो CO2 एटमॉस्फेयर में खूब है, सांस के दौरान हम CO2 छोड़ते हैं, तो कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, और इसकी वजह तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर ये भी पॉसिबल नहीं. तो अगर आपको नहीं भी आता तो आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो, और जो पॉल्यूटेंट गैसेस हैं फॉर दिस वो है SO2 एंड NO2. सो करेक्ट आंसर इज 4th. नाउ क्वेश्चन नंबर 30th. P is the probability of finding the oneness electron of hydrogen atom in a spherical shell of infinitesimal thickness dr at a distance r from the nucleus. The volume of this shell is 4 pi r square dr. The qualitative sketch the dependence of P on r is. तो स्टूडेंट्स P तो है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, मींस साइज स्क्वायर श्रोडिंगर इक्वेशन से, और R है न्यूक्लियस से बढ़ता हुआ डिस्टेंस. अब मुझे बताओ जहां R 0 है वहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कैसे हुआ? R 0 है, इसका मतलब वो तो न्यूक्लियस ही, न्यूक्लियस से जैसे जैसे आगे जाओगे तो वननेस के लिए पर्टिकुलर एक जगह आएगी ऑर्बिटल वननेस, जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम. उसके बाद वननेस से 2s के बीच में एक नोडल सरफेस आएगा, तो वननेस के बाद मिनिमम जाएगी, आफ्टर दैट फिर मैक्सिमम होगी. लेकिन हमें यहाँ पूछा किसके लिए है? सिर्फ वननेस के लिए पूछा है. तो देखो आंसर 1 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि डिस्टेंस 0 पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, नॉट पॉसिबल. सिमिलरली यहां पे भी देखो डिस्टेंस 0 पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, ये तो न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो 1 and 2 करेक्ट नहीं है. अब ऑप्शन नंबर 3 और 4, तो ये देखो ये थोड़ा सिमेट्रिक है, हर जगह इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है? बराबर दिख रही है, फिर एक पर्टिकुलर जगह पे और फिर ये यहाँ, तो इस तरह का ग्राफ नहीं आता, साइज स्क्वायर और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो यहां देखो डिस्टेंस क्या है? मिनिमम. आफ्टर दैट एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसी आई जहां डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम. ये साइज स्क्वायर मैक्सिमम है ना, यहां साइज स्क्वायर क्या है? मिनिमम, क्योंकि तो न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, साइज स्क्वायर मैक्सिमम. एक बार ग्राफ अब किसके लिए जाता है? वननेस. फिर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाती, फिर 2s होता तो आप इसको फिर उठाते, 3s होता तो फिर जाता, फिर ऊपर आता. सो दिस ग्राफ इज करेक्ट फॉर वननेस. सो करेक्ट आंसर इज D. Which of the following will be the major product when 3-phenyl propene reacts with HBr? So students, propene, 3-phenyl propene. So double bonded carbon 1 2 3, यहां हमें क्या बनाना है? फिनाइल. अब 3-phenyl propene की रिएक्शन हमें करानी है HBr, तो एल्कीन पे फर्स्ट अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का और एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा. सो अगर हम यहां देखें कि पहला इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो देखो ये बॉन्ड यहां स्प्लिट हो जाएगा, ये प्रोटॉन यहां अप्रोच करेगा और ये कार्बोकेटाइन. सो आपको इस तरह का कार्बोकेटाइन मिलेगा, CH2 CH प्लस एंड CH3. नाउ स्टूडेंट वी नो दैट कार्बोकेटाइन लव्स टू रीअरेंज. स्टेबल होने के लिए कार्बोकेटाइन क्या करेगा? रीअरेंज करेगा. तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, यहां हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, है ना, ये हाइड्रोजन माइनस यहां चला जाए तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, दैट इज कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, मींस बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. ये आपका बना बेंजाइल कार्बोकेटाइन. कैसे बना? तो हम कह रहे हैं ये बना हाइड्राइड शिफ्ट से, हाइड्रोजन माइनस यहां पे शिफ्ट करा, हाइड्राइड शिफ्ट से बना. अब ये क्या है? ये लेस स्टेबल है, और सेकेंड वाला क्या है? मोर स्टेबल है, तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी. आफ्टर दैट HBr का अटैक करा था, H प्लस हो गया, और Br माइनस यहां अटैक करेगा, यहां अप्रोच करेगा. सो आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन, देन CH, देन Br,
देन CH2, देन CH3। नाउ ये आंसर हम चेक कर लेते हैं। बेंजीन, देन CH, Br, CH2, CH3। So correct answer is 2. Question number 32. In an isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas against vacuum from 5 liter to 50 liter at 300 Kelvin, the quantity of heat absorbed by the gas. So students, isothermal expansion, isothermal expansion मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मींस डेल्टा टी क्या है? जीरो। इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए डेल्टा ई कितना हो गया? जीरो। तो डेल्टा ई जीरो। नाउ एक्सपेंशन तो हो रहा है अगेंस्ट वैक्यूम फ्रॉम 5 लीटर टू 50 लीटर। अब आप पहले ही देखोगे 5 लीटर से 50 लीटर डेल्टा वी आ गया, लेकिन आप ये तो देखो वैक्यूम मतलब ऊपर से कोई गैस है ही नहीं, एयर है ही नहीं जो उसको क्या कर रही है, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट काम करेगा? वैक्यूम में क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन होता है। तो वैक्यूम में क्या हुआ? तो हम कहेंगे वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो जीरो है। तो जो आपका फॉर्मूला है W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो P एक्सटर्नल तो जीरो है ना, तो हम क्या कहेंगे? P एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब वर्क डन कैसे हुआ? वर्क डन फॉर फ्री एक्सपेंशन क्या हुआ? जीरो। नाउ अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W। तो डेल्टा E जीरो है, W जीरो है, तो हीट कितनी होगी? Q इक्वल्स टू जीरो। So correct answer, heat absorbed by the gas is zero. So students, lattice energy of solid NaCl is 180 kilocalorie per mole. यानी NaCl जो आपका सॉलिड है, लैटिस एनर्जी है 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को इसके आयंस में ब्रेक करने के लिए। तो NaCl जब Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा तब आपकी लैटिस एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी खर्च हो रही है डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी, ये है 180 किलो कैलोरी पर मोल। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा ये है, डेल्टा HLE लैटिस एंथैल्पी है हमारे पास, डेल्टा HLE 180 किलो कैलोरी पर मोल। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो Na प्लस गैसियस है ये अगर वाटर में गया, सॉल्यूशन गैस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, तो ये बनाएगा Na प्लस एक्वस, और Cl माइनस ये भी जो आपका गैस फॉर्म में है ये भी बनाएगा Cl माइनस एक्वस। ठीक है, और टोटल जो इक्वेशन बनेगी ओवरऑल वो क्या होगी? Na प्लस गैसियस Cl माइनस गैसियस, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन बनेगी वो है NaCl सॉलिड और एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या हो गया? Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ठीक है, तो ये आपका टोटल हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये कह रहा है द डिसोल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन वाटर, ये सॉलिड है, वाटर में जाके क्या हो गया? ये एक्वस हो गया। यहाँ पे रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है और जो हीट है दैट इज 1 किलो कैलोरी पर मोल, यानी ये जो आपका डेल्टा H है दिस इज 1 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस एंड Cl माइनस अलग अलग दी है, इनका रेशियो दे रखा है 6:5, यानी सोडियम और हाइड्रेशन एंथैल्पी में x मान लेती हूं, तो सोडियम के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी हो गई? 6x, और क्लोरीन के लिए कितनी हो गई? 5x। ठीक है, और यहां टोटल कितना है? डेल्टा H। यानी अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करूं तो वी विल फाइंड इक्वेशन 4 मींस 180 प्लस 6x प्लस 5x इक्वल्स टू क्या है? हीट ऑफ डिसोल्यूशन। तो हीट ऑफ डिसोल्यूशन है 1 किलो कैलोरी पर मींस 180 प्लस 11x इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। तो 11x इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस का 179, और x इक्वल्स टू कितना हो गया? तो हम कहेंगे माइनस
179 डिवाइडेड बाय 11। अब आपको क्या फाइंड करना है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है? 6x। तो x की वैल्यू आपके पास ये है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी है 6x, यानी कि 6 इंटू माइनस का 179 डिवाइडेड बाय 11। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 97.64 माइनस का। सो करेक्ट आंसर इज 2। Moles of B2H6 are completely reacted with methanol. The number of moles of boron containing product formed is number of moles of boron containing product, यानी प्रोडक्ट में बोरॉन होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स B2H6 डाइमर है, B2H6 डाइबोर है, डाइमर किसका है? BH3 का, यानी हमें मीथेनॉल की रिएक्शन करानी है BH3 से। नाउ स्टूडेंट्स मीथेनॉल CH3OH, CH3OH, 2 lone pairs, ऑक्सीजन है 2 lone pairs। अब होगा क्या? BH3 आपको पता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, बनाना बॉन्डिंग के थ्रू इसने B2H6 बनाया है ना। बोरॉन इज फॉर्मिंग हियर 3 bonds मींस 6 इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करके एक बार तो ये कंपाउंड बना लेगा CH3OH, ऑक्सीजन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, देन बोरॉन H H एंड H। क्लियर? नाउ अब क्या होने वाला है? तो अब आप देखो ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, ये H प्लस और यहां से ये बोरॉन हाइड्राइड में H माइनस, तो H2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज BH H एंड OCH3। सिमिलरली ये रिएक्शन 2 बार और पॉसिबल है ना, एक एक करके क्या हो जाएंगे? दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, ऑक्सीजन लोन पे बोरॉन को डोनेट करेगा, हाइड्राइड माइनस और H प्लस एलिमिनेट। तो हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड है दैट इज ट्राइमिथॉक्सीबोरेन। अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपने B2H6 की रिएक्शन मीथेनॉल से करा दी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरॉन कंटेनिंग कंपाउंड। तो बोरॉन कंटेनिंग कंपाउंड तो हमारे पास एक ही। अब देखो स्टूडेंट्स B2H6 था, मतलब एक B2H6 में BH3 कितने हैं? 2 है, यानी अगर मैं ये 1 मोल लेऊंगी तो BH3 ट्वाइस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बोरॉन कंटेनिंग कितना हो जाएगा? 2 मोल। लेकिन क्वेश्चन में B2H6 3 मोल है, इसे ध्यान से पढ़ोगे, 3 मोल्स B2H6, तो 1 मोल से बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट कितने हैं? 2 मोल। तो अगर 3 मोल रिएक्टेंट लिया तो बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 6 मोल। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो क्वेश्चन नंबर 35, फिनॉल एंड देन बेंजाइल अल्कोहल है आपके पास, पहले रिएक्शन करानी है PCl5, A बनेगा, A की रिएक्शन AgF से कराएंगे, B बनेगा। अब एनसीईआरटी में एक इक्वेशन है जहां आपको AgF दिया है हेलोजन एक्सचेंज, यानी यहां पे तो आपके पास है स्वॉट रिएक्शन। और स्टूडेंट्स फिनॉल की रिएक्शन और बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से, तो PCl5 यहां पहले अल्कोहल और PCl5 रिएक्ट करेगा, तो आपका फर्स्ट जो इंटरमीडिएट बनेगा A, वो बनेगा बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी PCl5 से। सो ये आपने पढ़ रखा है, अल्कोहल PCl5, ये HCl एलिमिनेट, POCl3 एलिमिनेट। सो पहला जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज फिनॉल, और पैरा पे क्या मिल गया आपको? क्लोरोमिथाइल। नाउ स्वॉट रिएक्शन हमने पढ़ रखा है, हेलोजन एक्सचेंज, क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? फिनॉल तो है, और पैरा पे क्लोरोमिथाइल की जगह क्या हो गया? फ्लोरोमिथाइल। सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकेंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं पॉसिबल है, तो हमारा आंसर है डी। सो करेक्ट आंसर इज डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन log T 50% versus log concentration is a straight line. What conclusion can you draw from the given graph? So students, a graph is given between log T 50% means T half and log A means initial concentration.
So we can see from the graph T half doesn't depend on initial concentration. T half जो है वो कांस्टेंट है. अब T half और इनिशियल कंसेंट्रेशन में एक फॉर्मूला है रिलेशन का, T half proportional to a to the power 1 minus n. Here n equals to order of reaction. So T half कांस्टेंट है, मीन्स n की वैल्यू क्या पुट कर दो, n की वैल्यू पुट कर दो 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो T half क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, a to the power 0 मीन्स कांस्टेंट. तो ये ग्राफ जो है ये हमें क्लियर हो गया, n इक्वल्स टू 1, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ये चीज क्लियर है कि ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है. अब फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमें क्लियर है, T हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय K. T हाफ जो है वो कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 and T half equals to 0.693 divided by K. So correct answer is 1. How many of these compounds can undergo Cannizzaro reaction here? So first one acetaldehyde, then acetone, formaldehyde, benzaldehyde, then phenyl C double bond O CHO, then फ्यूरेन दिया हुआ है और एल्डिहाइड और ये एसिटोफिनोल. सो स्टूडेंट केनिज़ारो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है कि एल्डिहाइड्स विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट फॉर केनिज़ारो रिएक्शन. वो ही क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे, है ना. दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, सेकेंड मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो जाएगा. सो केनिज़ारो के लिए जो कंडीशन है वो है अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट. सो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट आप समझ गए, एल्डिहाइड कंपल्सरी है, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, यहां हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. सो यहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये तो कीटोन ही है, यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, चेक कर लो. फॉर्मल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड O H, यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं है. देन बेंजल्डिहाइड, ये भी ठीक है, बेंजल्डिहाइड क्या हो गया, बेंजीन और एल्डिहाइड. सो यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. देन फिनाइल C डबल बॉन्ड O CHO, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. और इस पोजीशन पे देखो इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, ऊपर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है और ये CHO, नो अल्फा हाइड्रोजन और ये तो कीटोन है. सो we have 1, 2, 3 and 4 compounds which do not have alpha hydrogen. So correct answer is option number B. Question number 38. Which of the following volume V, temperature T plot represents the behavior of 1 mole of an ideal gas at 1 atmospheric pressure given R equals to 0.082 liter into atm mole inverse Kelvin. So students, we have given volume and temperature graph plotted between volume and temperature at constant pressure, and pressure is 1 atm and 1 mole ideal gas. So temperature is here in Kelvin. So 273 Kelvin पे वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर है. यहाँ पे भी 273 Kelvin पे वॉल्यूम कितना है, 22.4. अब आपको पता है वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा. तो देखो फर्स्ट में तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ आपका ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है, तीनों में. और तीनों में हमें दिया हुआ है 273 पे वॉल्यूम 22.4, करेक्ट. अब हमें क्या करना है, ग्राफ तीनों एक जैसे, सिर्फ आपको वॉल्यूम फाइंड करना है किस पे, 373 केल्विन पे. तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस V by T कांस्टेंट और V1 by T1 इक्वल्स टू V2 by T2. सो 273 पे वॉल्यूम 22.4 होता है, तो V1 हो गया आपका 22.4, टेम्परेचर हो गया 273, V2 यू हैव टू फाइंड एंड टेम्परेचर तीनों ग्राफ में क्या है 373. अब जब आप इसको फाइंड करेंगे V2, देन यू विल फाइंड 22.4 multiply with 373 divided by 273.
तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज 30.58 लीटर, मीन्स 30.6 लीटर। तो आपको क्या देखना है, ग्राफ तो तीनों ही करेक्ट है, लेकिन 373 केल्विन पे 1 मोल आइडियल गैस का जो आपको वॉल्यूम मिलेगा दैट इज 30.6 लीटर। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 39, what final product will form when alcoholic KOH treated with 1,1-dibromoethane? So students, 1,1-dibromoethane means compound like this, and you have given alcoholic KOH. So alcoholic KOH means, suppose you have ethanol and KOH. So reactive species are ethoxide ion C2H5O minus, water K plus. So ethoxide ion is strong base, ethanol is weak acid, ethoxide ion is weak base, strong base. So it will show elimination reaction. Now student, it will show beta elimination when ethoxide ion attack on this compound C2H5O minus, it will eliminate, this is alpha carbon, this is beta, it will eliminate beta hydrogen. So the first product will be CH2, then CH and Br. Now we need more strong base like sodamide NaNH2 for second elimination. If we have given alcoholic KOH, then we should need here fused KOH and heat also. So again elimination, you will find CH triple bond CH, beta hydrogen is again eliminated, then KBr and water eliminated, and product is acetylene or we can say ethyne. So correct answer is D. Question number 40, the molecular formula of diphenyl methane, methane and both of side phenyl is here, is C13H12. How many structural isomers are possible when one of the hydrogen is replaced by a chlorine atom? So students, हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करना है विद क्लोरीन। सो क्या कर सकते हैं हम, देखो ये CH2 और दोनों साइड क्या है आपके पास, बेंजीन है। अब दोनों बेंजीन तो सिमिलर है, या तो इससे रिपीट कर दो या इससे रिप्लेस कर दो, है ना। तो देखो ये पोजीशन सेम, फिर एक पोजीशन ये हो गई आपकी, मान लो ये ए पोजीशन हो गई ए, देन ये वाली भी पोजीशन क्या है, सेम ही है, इसको भी मैंने ए मान लिया। ये पोजीशन आप मान लो बी, यहाँ पे भी ये क्या है बी, और ये भी बी, या और तो मेटा पैरा कह सकते हैं हम, है ना। और थर्ड पोजीशन जो है वो है आपकी पैरा सी, और यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, सी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या कर देंगे, हम Cl लगा देंगे। सेकेंड में बी पोजीशन में हम क्या कर देंगे, Cl लगा देंगे, और फिर थर्ड में सी पोजीशन पे क्या कर देंगे, Cl, 1 बाय 1, है ना। तो तीन चीजें तो ये पॉसिबल है, तीन स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है, यहां और यहां चीज सेम। और एक बार हम कह सकते हैं कि जो मिडिल कार्बन है इसका H जो है वो Cl से रिप्लेस कर दे। सो फर्स्ट कंपाउंड इज लाइक दिस, सेकेंड में हम क्या करेंगे, Cl यहां लगा देंगे, थर्ड में यहां लगा देंगे, फोर्थ में यहां लगा देंगे। सो टोटल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन विद क्लोरीन आर 4. सो करेक्ट आंसर इज बी. Next, question number 41. The pH of a solution obtained by mixing equal volume of solutions having pH equals to 3 and pH equals to 4 and log 5.5 equals to 0.74. log 5.5 हमें given है. So students, एक solution तो हमारे पास ये है जिसका pH है 10 to the power, pH है 3. Second solution है, यहाँ पे pH है 4. अब हमने इन दोनों को मिक्स किया. अब आपको क्लियर है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस pH, यानी यहां पे जो कंसेंट्रेशन है वो है 10 टू द पावर माइनस 3, यहां पे जो कंसेंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 4. लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज V. ये भी कितना है,
फॉर्मूला क्या है मिक्सिंग का, तो हम कहेंगे N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N रिजल्टेंट एंड V1 प्लस V2. So first solution concentration 10 to the power minus 3, volume is V. Second concentration is 10 to the power minus 4, volume is V. Resultant and V1 plus V2 is 2. So 10 to the power minus 3 common ले लें, 10 to the power minus 3V common ले लिया. So 1 plus 10 to the power minus 1 equals to N resultant and 2. So V cancel. तो N resultant आपके पास कितना आया, फाइनल सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस 1 मीन्स 0.1, यानी कि 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2. क्लियर? देन 11/2 हो गया आपका 5.5 इंटू 10 to the power हो गया -4. This is the concentration of final solution. We have to find pH. pH equals to negative log of H plus ion. तो final solution का concentration है, यानी ये हमारा H ion concentration है. So pH equals to negative log 5.5 into 10 to the power minus 4. So नेगेटिव लॉग 5.5 तो हम रहने दें, पावर आगे आ जाएगी, माइनस है ही सही, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 log 10. log 10 is 1, so 4 minus log 5.5. Now 4 minus log 5.5 की वैल्यू आपको गिवन है 0.74. तो 0.74 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3.26. मीन्स करेक्ट आंसर इज डी. A compound with molecular mass 180 is acetylated with acetyl chloride to get a compound with molecular mass 390. The number of amino groups present per molecule of the former compound is. अब स्टूडेंट्स एक कंपाउंड है जिसका मोलर मास 180 है, ठीक है. अब इस कंपाउंड में आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ NH2 ग्रुप. मीन्स कि कंपाउंड तो है, कौन सा है हमें पता नहीं, लेकिन इसमें NH2 जरूर है. सो NH2. इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है 180 और इसका हम करा रहे हैं एसिटाइलेशन. तो आपने एसिटाइलेशन कर रखा, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, प्रोडक्ट हमें पता है एक्टिव हाइड्रोजन है, HCl एलिमिनेट हो जाएगा एंड द फाइनल कंपाउंड इज XNH C डबल बॉन्ड O CH3. और ये जो फाइनल कंपाउंड है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 390. अब हुआ क्या कि नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल हमने यहाँ एक बनाया है, कितने NH2 ग्रुप है वो हमें पता नहीं है ना, X में और कितने NH2 ग्रुप है वो क्लियर नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर हमारा 390 है. तो अब देखो जैसे हम एसिटाइलेशन से रिएक्ट कराते हैं, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, इसका एक H कम हो जाता है, यानी मोलर मास जो है एक इसका कम हो जाता है. और जो ऐड हुआ है नया मोलर मास दैट इज ये एसिटाइल ग्रुप जो ऐड हुआ है, तो एसिटाइल ग्रुप का वेट है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस अगेन कार्बन का 12 और 3 हाइड्रोजन 3, यानी 15 प्लस 16 31, देन 33 और 43 जो है नेक्स्ट वेट आपका ऐड हुआ है आफ्टर एसिटाइलेशन. अब एसिटाइल ग्रुप कितने हैं, तो जितने एमिनो ग्रुप होंगे उतने एसिटाइल ग्रुप होंगे. तो मान लिया एसिटाइल ग्रुप, मान लिया NH2 ग्रुप आपके X है, यानी कि एसिटाइल ग्रुप भी कितने होंगे X होंगे, तो जो नया वेट ऐड होगा दैट इज 43X. अब हुआ क्या, इनिशियल वेट हमारे पास 180 था, तो जब हम एसिटाइलेशन करते हैं तो NH2 ग्रुप में से H रिमूव हो जाता है, यानी एक X यानी एक H रिमूव हो गया, मतलब 1 जो है मोलर मास में से कम हो गया. अब NH2 ग्रुप जितने होंगे उतने 1 कम हो जाएंगे, तो NH2 ग्रुप कितने हैं X है, तो X वेट तो है वो कम हो जाएगा, X इंटू 1 कम हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 है. अब जो नया ऐड हुआ है वो ऐड कितना हुआ है 43X नया ऐड हुआ है, और टोटल कितना है, तो टोटल मास है 390.
क्लियर? ये हमारा इक्वेशन बन रहा है, वापस चेक कर लो। इनिशियल मोलर मास कितना है 180। जब भी रिएक्शन करते हैं एक हाइड्रोजन चला जाता है तो एक मास कम हो जाएगा, 180 माइनस 1। अब कितने NH2 ग्रुप है उतने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो NH2 ग्रुप मैंने मान लिया X, तो हाइड्रोजन कितने कम हो जाएंगे X इंटू 1, तो 1x माइनस कर दिया। अब जब एसिटाइलेशन करते हो तो नया मास ऐड होता है 43। कितने एसिटाइल ग्रुप आएंगे? जितने NH2 ग्रुप होंगे, तो नया एक एसिटाइल ग्रुप का मास 43 है, NH2 ग्रुप X है, तो एडिंग मास क्या हो गया 43x। अब आपको कहा है कि जो टोटल फाइनल का आ रहा है दैट इज 390, यानी 180 माइनस x प्लस 43x यानी कि 42x इक्वल्स टू हो गया 390। तो 42x इक्वल्स टू 390 माइनस 180 कितना हो गया ये 210। तो 42x इक्वल्स टू 210। सो x 210 divided by 42, 21 2s are 42, so x equals to 10 by 2 means 5, यानी एसिटाइल ग्रुप जो है वो 5 होंगे और NH2 ग्रुप भी कितने होंगे 5, यानी करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द एडिशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको इनकी रिएक्शन करानी है और आपसे पूछा है रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। वी नो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, और जो फैक्टर यहां अफेक्ट करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी पे वो है यहां पे जो कनेक्टेड ग्रुप है। हम आपको बताएं कार्बोनाइल कंपाउंड पे कौन अप्रोच करता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां अप्रोच करेगा? इस कार्बन पे ये बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा। अब अगर यहां कोई विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस कार्बन पे क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा और न्यूक्लियोफाइल की अटैक को इजी करेगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। लेकिन उल्टा है, इफ वी हैव डोनेटिंग ग्रुप, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो इस कार्बन पे क्या करेगा? माइनस को बढ़ाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। सो हमें ये देखना है कि यहां जो है अगर डोनेटिंग ग्रुप है यानी प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, यानी कि बल्कि ग्रुप है एल्काइल में, तो फिर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो बस अब आप देख लो कि यहां बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रुप हुआ तो लीस्ट रिएक्टिव और छोटा ग्रुप हुआ तो मोर रिएक्टिव। तो सबसे छोटा ग्रुप देखो फॉर्मल्डिहाइड, आफ्टर दैट यहां देखो एल्काइल है, यहां एल्डिहाइड तो है कम से कम, तो फर्स्ट मोर रिएक्टिव देन थर्ड। अब सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करें तो यहां टर्शियरी ब्यूटाइल बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप है, तो जितना ज्यादा बल्कि होगा रिएक्टिविटी लीस्ट होगी, तो फोर्थ तो लीस्ट होना चाहिए, फर्स्ट हाईएस्ट होना चाहिए, देन थर्ड, देन सेकंड, मींस करेक्ट आंसर इज डी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 44, फॉर द रिएक्शन P plus Q gives R plus S. Initially, concentration of P and Q are equal, and at equilibrium, the concentration of S will be twice of that P. What will be the equilibrium constant for the reaction? So, question from chemical equilibrium, P plus Q gives R plus S. Initial concentration P और Q की equal है, तो मैंने मान लिया ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, टाइम 0 पे ये दोनों 0 है। क्लियर? अब 1 में से कितना पार्ट एलिमिनेट होगा? x, यहां पे भी कितना एलिमिनेट हो जाएगा? x, यहां बनेगा कितना? x, और ये बनेगा x। नाउ एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ S ट्वाइस ऑफ P, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ S ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ P। ठीक है, तो S की वैल्यू तो है x इक्वल्स टू 2, P की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे कितनी है? 1 माइनस x। वॉल्यूम मैंने नहीं लिया, 1 लीटर मान के हम उसको छोड़ देते हैं। सो x इक्वल्स टू 2 माइनस 2x मीन्स 3x इक्वल्स टू 2। सो x इक्वल्स टू 2 by
अब फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो Kc फाइंड करते हैं, तो Kc क्या हो जाएगा, R इंटू एस, एक्टिव मास ऑफ R, एक्टिव मास ऑफ S डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ P एंड एक्टिव मास ऑफ Q। मीन्स R की वैल्यू कितनी है, x कितना है 2/3, फिर S की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2/3 डिवाइडेड बाय P एंड Q 1 माइनस x, यानी कि 1 माइनस 2/3 मीन्स 1/3 एंड इट इज ऑल्सो 1/3। सो 3 3 3 3 कैंसिल, सो Kc इज 4. So correct answer is 4, means option B. Now question number 45 and our last question. An organic compound P upon reacting with ammonia gives Q. Okay, organic compound आपका P है, इसकी रिएक्शन जब तुम कराओगे अमोनिया से you will find Q. Now on heating Q gives R. On heating Q it gives R. R in presence of KOH and Br2. Students remember KOH and Br2 and heating. कुछ याद आया? It forms ethyl amine. Okay. C2H5NH2. तो ये इथाइल अमाइन बन गया। सो आइडेंटिफाई किसे करना है, P को आइडेंटिफाई करना है। अब स्टूडेंट्स P की रिएक्शन अमोनिया से कर, इसका मतलब कहीं ना कहीं अमोनिया तो है ही यहाँ पे। नाउ यहां देखो आप KOH एंड Br2, तो KOH Br2 और आंसर आपका अमाइन है, मींस यहां कहीं ना कहीं क्या है, अमाइड है, RC double bond O NH2 एंड दिस इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिग्रेडेशन, मींस प्रोडक्ट में जितने कार्बन है रिएक्टेंट में कार्बन ज्यादा ही होगा। तो ये RCONH2 का जब हम हॉफमैन ब्रोमाइड करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, CO एलिमिनेट हो जाता है तो RNH2 बन जाता है, यानी RNH2 आपका इथाइल अमाइन है। तो यहां जो कंपाउंड है ये R, इट शुड बी प्रोपेनामाइड, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब ये प्रोपेनामाइड है, ये किसी एसिड P को अमोनिया के साथ गर्म करने पे P की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई, Q और Q को हीट करने पे R बना, तो ये P क्या होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स ये अमाइड है। अब अमाइड कैसे बना होगा, अमाइड किसको गर्म करने से बना होगा, तो हमें P आइडेंटिफाई करना है इनमें से। तो देखो अगर P को मैं ले लूं प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, this is our P. When it is heated with ammonia, it forms CH3 acid base interaction, क्योंकि हीट नहीं है डायरेक्ट रिएक्शन है, ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो CH3CH2COONH4 ammonium propenoid on heating eliminates water molecule and it forms propenamide. And propenamide in presence of bromine and KOH shows Hofmann bromide reaction and the product is ethyl amine. So आपको उल्टा चलना है, गेस करना है। अब P एक एसिड है क्योंकि सारे ऑप्शन एसिड ही है ना। अब मुझे पता है ऐसा एसिड जिसमें कार्बन 3 होने चाहिए, तो 3 कार्बन वाला एसिड, और हमारे पास आंसर है प्रोपेनोइक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। So students, this is all about our NTA paper 84. Soon we will meet with next paper. Till then, keep watching, keep studying and wait for the